वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस से कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्रेगर मेंडल ने निम्नलिखित में से किस पौधे पर अपना शास्त्रीय प्रयोग किया था? ए गेहूं, बी ग्राम, सी मटर या डी चना। तो जो एक्चुअली इस मेंडल ने एक सारणी दिया था, एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग मेंडलीफ का आवर्त सारणी बोलते हैं। उसने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वह क्या होती है जिसकी कमी जो है जानवरों में दिखाई देती है? यानी पौधों में क्या होती है जबकि जानवरों में इसकी कमी होती है? ए मोटा, बी प्रोटीन, सी सेल्यूलोज, डी स्टार्च। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सेल्यूलोज। यानी पौधों में यह भरपूर मात्रा में होती है जबकि जानवरों में इसकी कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वक्रता की कमी गति के कारण पौधा प्रकाश के स्रोत की ओर झुक जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ए कीमोट्रोपिज्म, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी थिग्मोट्रोपिज्म या ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिक धूप के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा काली हो जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी त्वचा के रंध्र द्रव जो है वो क्या कहलाते हैं? ए कैरोटीन, बी मेलेनिन, सी जेंथोफिल या डी फ्लोवोक्सेथिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेलेनिन। ठीक है, इसी के कारण अधिक धूप के संपर्क में आने से हमारी त्वचा काली हो जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुष्क परिस्थितियों में विकसित होने वाले पौधे कौन से हैं? ए मरुद्विद, बी हाइड्रोफाइटस, सी मोसोफाइटस या ऑप्शन डी लिथोफाइटस। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरुद्विद जो है वो शुष्क परिस्थितियों में भी विकसित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों के अधिकांश लाल, नीले और बैगनी रंग किस वर्ण के कारण होता है? ए एंथ्रोसाइनिन, बी जैथ्रोफिल्स, सी कैरोटीन या ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एंथ्रोसाइनिन के कारण पौधों का अधिकांश भाग जो है लाल, नीले और बैगनी रंग के वर्णक हो जाते हैं। ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है वो किसके द्वारा छोड़ा जाता है? ए मोनोसाइटस के द्वारा, बी लिम्फोसाइटों के द्वारा, सी एरिथ्रोसाइटस के द्वारा या ऑप्शन डी ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ब्लड प्लेटलेट्स यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित टैक्सोनॉमिक श्रेणियों में से कौन सबसे अधिक समावेशी है यानी कि पदानुक्रम में उच्चतम है? ए कक्षा, बी जाति, सी आदेश
या डी उपजाति। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आलू किसका संशोधित रूप है, मतलब आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। ए पत्ता, बी फल, सी तना या डी जड़। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तना, यानी आलू का जो भाग हम लोग खाते हैं उसे तना बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला वो करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। ठीक है, यानी कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। ए गिबरेलिन्स, बी डोमिन्स, सी किनिन्स या ऑप्शन डी ऑक्सिन्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किनिन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाला O2 कहाँ से आता है। ए पानी से, बी पाइरुविक अम्ल से, सी कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑप्शन डी शक्कर से। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पानी से O2 आ जाता है। ठीक है, कब, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पायरिया किसका रोग है। पायरिया जो रोग है वो किसका है, कहाँ होता है। ए फेफड़े का, बी दिल का, सी जिम का या ऑप्शन डी दिल का। कोई बात नहीं, ऑप्शन में 2 ठो दिल लिखा गया, कोई बात नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिम। ठीक है, यानी पायरिया जो है वो जिम का रोग है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिल मच्छर जो है इसके वेक्टर हैं, मतलब कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिल मच्छर भी इसके वेक्टर हैं, मतलब किसके। ए पीला बुखार के, बी इंसेफेलाइटिस के, सी फाइलेरिया के या डी डेंगू बुखार के। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा फाइलेरिया के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक कोशिका में गोलाकार शरीर वाले अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले 1831 में किसके द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, ए थियोडोर शास्त्री, बी रूडोल्फ विर्चो, सी रॉबर्ट ब्राउन या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक तो होगा नहीं, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका का खोज किया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की खोज 1831 में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है। ए कंगारू, बी व्हेल, सी डॉल्फिन या ऑप्शन डी हाथी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है। ए पिंजरे का बंटवारा के कारण या पिंजरे के बंटवारा के द्वारा, बी बिन्हाशय के द्वारा, सी विलय के द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा पिंजरे का बंटवारा के द्वारा जो है कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों
पौधे अपने द्वारा आवश्यक जल का अधिकांश भाग अपने द्वारा अवशोषित करते हैं? ए बढ़ाव का क्षेत्र, बी जड़ बाल, सी भ्रूण क्षेत्र, या डी बढ़ता हुआ बिंदु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जड़ बाल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें किसमें परिवर्तित कर देते हैं? ए मुक्त नाइट्रोजन में, बी प्रोटीन में, सी यूरिया में, या ऑप्शन डी अमोनिया में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका की गति कहलाती है क्या? ए प्रसार, बी सक्रिय ट्रांसपोर्ट, सी नकारात्मक परिवहन, या ऑप्शन डी ऑस्मस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सक्रिय ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं किससे? ए मिट्टी से, बी क्लोरोफिल से, सी वायुमंडल से, या डी रोशनी से। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिट्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देवदार, सप्रूस देवदार, लार्च और सरू प्रसिद्ध लकड़ी देने वाली पौधे हैं। ठीक है, यानी देवदार, सप्रूस, लार्च और सरू प्रसिद्ध लकड़ी देने वाले पौधे हैं, जिनमें से कई भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो बोल रहा है कि ये सब किसके हैं? ए द्विबीजपत्री के, बी कोटाइलडॉन, या सी जिम्नोस्पर्म, या डी आवृत बीजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोनोकोटाइलडॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधारण टेबल नमक सोडियम क्लोराइड है, बेकिंग सोडा क्या है? तो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसी को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? मतलब कि प्रकाश वर्ष को किस में मापा जाता है? ए दूरी में, बी दबाव में, सी समय में, या डी शक्ति में। तो प्रकाश वर्ष को मापने के लिए हमें दूरी का प्रयोग किया जाता है, यानी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जब भी हमें लंबी दूरी तय करना होगा तो हमें प्रकाश वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बारिश लंबवत नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, पूरब दिशा की ओर भाग रहे मनुष्य को वर्षा कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? ए दक्षिण पूर्व से, बी पूर्व से, सी पश्चिम से, या डी ईशान कोण से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूरब से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी है? यानी शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, या डी 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए एनरिको फॉर्मिक, बी
हेनरी बेक्यूरेल, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड या डी मैरी क्यूरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सबको पता होगा हेनरी बेक्यूरेल जो है रेडियोधर्मिता की खोज किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बड़े खगोलीय दूरदर्शी हमेशा उद्देश्य के रूप में उपयोग करते हैं। ए दर्पण, बी लेंस, सी लेंस का संयोजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेंस का संयोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वेक्टर मात्रा की पहचान करें। ए समय, बी कार्य, सी गर्मी या डी कोणीय वेग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का उपयोग किसकी आयु का गणना या अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ए मिट्टी, बी चट्टान, डी स्मारक या डी जीवाश्म। तो आप सबको पता होगा कि जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में है। ए विद्युतीय, बी सीमेंट, सी कांच और मिट्टी के बर्तन या डी लोहा और इस्पात। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस परिघटना से संबंधित उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए बिखरने, बी ध्रुवीकरण, सी विवर्तन या डी दखल अंदाजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिखरने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऐसे तारे जो नंगी आंखों से एकल दिखाई देते हैं लेकिन दूरबीन से देखने पर दुगने हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं या उन्हें किस नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ए क्षुद्र ग्रह, बी बाइनरी, सी कैंसर या डी नोवा और सुपरनोवा। तो ऐसे तारे को हम लोग बाइनरी तारा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मच संख्या का उपयोग किसकी गति के संबंध में किया जाता है। ए जहाज, बी ध्वनि, सी हवाई जहाज या डी अंतरिक्ष यान। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हवाई जहाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तारे से प्रकाश अल्फा सेंटोरी जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है, तो पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कहाँ पहुंचता है, यानी कितने समय बाद पहुंचता है। ठीक है, ए 42 साल बाद, सी 4.2 सेकंड में, सी 42 सेकंड में या डी 4.2 वर्ष में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 साल 2 महीना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी एलईडी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग फैंसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे खिलौने के उत्सर्जन में किया जाता है। ए रेडियो तरंगे, बी दृश्यमान प्रकाश, सी पराबैंगनी प्रकाश या डी एक्सरे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दृश्यमान प्रकाश। ठीक है, मतलब ऐसा प्रकाश जो देखने लायक हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु पर उत्पन्न ध्वनि 5 सेकंड के बाद
एक व्यक्ति द्वारा सुनी जाती है, ठीक है, जबकि वही ध्वनि दूसरे व्यक्ति द्वारा 6 सेकंड के बाद सुनी जाती है। यदि ध्वनि की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है तो दोनों व्यक्तियों के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक परिघटनाओं में से कौन सी संस्कृत में हिरण की प्यास के नाम से जानी जाती है? यानी पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी संस्कृत में उसे हिरण की प्यास के नाम से जानी जाती है? ए प्रभामंडल, बी इंद्रधनुष, सी चांदनी, या डी मृग तृष्णा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मृग तृष्णा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो आप सबको पता होगा कि 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक, ठीक है। और इसे हम लोग हिंदी में प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। एक होता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, उसे कहते हैं श्रव्य ध्वनि, ठीक है, ध्वनि, ठीक है। एक होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, एक मिनट, इसको, ये जो ध्वनि है इसे बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, ठीक है। एक होता है 20,000 से अधिक, उसे बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। देखिए सबसे अच्छी चीज, एक मिनट बता दे रहे हैं आपको, कि जो श्रव्य ध्वनि है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होते हैं, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होते हैं उसे मनुष्य सुनते हैं, मनुष्य, ठीक है। जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं उन्हें कुत्ते, बिल्ली, चूहे, चमगादड़ ये सब सुनते हैं, ठीक है। या और जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं वो हमारे लिए डोंट मेक अ नॉइज होता है, मतलब कि उसे हम लोग शोरगुल समझते हैं, इसे हम लोग अपनी कानों से नहीं सुन सकते, ये हमारे लिए शोर की तरह होता है, ठीक है। जैसे डीजे हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, ये सब, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके वाटर प्रूफ गुणों के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। किसके? तो ए सतह तनाव के लिए, बी लोच के लिए, सी सयांता के लिए, या डी विशिष्ट गुरुत्व के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सतह तनाव के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरसात के दिनों में पानी पर छोटी तेल फिल्में शानदार रंग दिखाती है, इसका कारण क्या है? ए ध्रुवीकरण, बी विवर्तन,
सी दखल अंदाजी या डी फैलाव? तो आप सबको पता होगा इसको दखल अंदाजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी उसका डेट आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।